जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम एसएससी घटना चक्र को विस्तार से कवर कर रहे हैं और यकीन मानिए इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में अपियर होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में, आपको जनरल स्टडीज के एक भी प्रश्न कंफ्यूज नहीं करेंगे और आप इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कीजिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और दोस्तों आज इस सीरीज का हमारा 12वां दिन है जिसमें कि हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम मंत्री परिषद को कवर करेंगे और न्यायपालिका को, ठीक है, जुडिशियरी और वो जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज वगैरह है उसे हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो को आप जरूर देखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज देखिए मंत्री परिषद को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मंत्री परिषद की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में करी गई है। तो हम यहां पर आपको पहले, हमारा स्टाइल क्या है कि पहले आपको टॉपिक से रूबरू कराया जाए, जितना आपको चाहिए होगा उतना दे दिया जाए और फिर हम प्रश्न को देखते हैं। तो एक एक प्रश्न हमसे बनते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल कैबिनेट की, अगर बात करें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की बात करें, तो मंत्री परिषद का जो प्रावधान है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगा जिसमें कि कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे। तो ये जो होंगे इसके बारे में किस आर्टिकल में बात करी गई है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74। कितना? आर्टिकल 74। आर्टिकल भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करी गई है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करी गई है। और यहां पर यह भी याद रखिएगा इस मंत्री परिषद का नाम मात्र का हेड, ऐसा पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि इस केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम मात्र का हेड, नाम मात्र का जो प्रमुख है वो कौन है भाई साहब। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम मात्र का क्या है, वो प्रमुख है। याद रखिएगा नाम मात्र का मतलब, हाँ ये प्रमुख है, चेहरा है वो बोल दिया गया। लेकिन अगर कहें कि मंत्री परिषद का जो वास्तविक प्रमुख है, जो वास्तविक हेड है, उसे कहा जाता है भारतीय प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री पीएम मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। और अगर कहें नाम मात्र का प्रमुख कौन, तो राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएम के पद की प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में करा गया है? 75 में करा गया है। तो मंत्री परिषद 74, बोलिए हमारे साथ, मंत्री परिषद 74 और 75 में भारतीय संविधान के जो भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद का जो वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, उस पद के बारे में अनुच्छेद 75 में बात करी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 75 में पीएम के बारे में बात करा गया है। पीएम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है अनुच्छेद 75 में, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? चलिए अच्छा, इस पीएम का पूछा जाता है एग्जाम में, बताइए पीएम का निर्वाचन होता है, आप पीएम को चुनते हैं या फिर पीएम की नियुक्ति होती है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि पीएम को नियुक्त करा जाता है। पीएम की नियुक्ति होती है किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा पीएम को कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो बहुमत दल का जो नेता होता है चुन करके जाते हैं तो पीएम उसको अपॉइंट कर, पीएम को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। हम लोग निर्वाचित जिनको करते हैं वो सांसद ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा सांसद एमपी जो होते हैं उन्हें हम निर्वाचित करते हैं अपने क्षेत्र से, और फिर जो बहुमत दल का जो नेता होता है, नेता अपना बना करके राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, पीएम को तो नियुक्त हो गया, उसके बाद इस मंत्री परिषद के सदस्यों को, याद रखिएगा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे करी जाती है? तो याद रखिएगा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करके मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और मंत्री परिषद के सदस्यों का जो शपथ ग्रहण होता है, जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। भारतीय संविधान का शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। और त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को, मंत्री परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन किन्हें देंगे? राष्ट्रपति साहब को देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति साहब को। अच्छा, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनकी क्या उनका योग्यता क्या होना चाहिए कि वो राज्यसभा और लोकसभा, याद रखिएगा राज्यसभा लोकसभा के मेंबर बनने के लायक हो, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर बनने लायक हो, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि जो
और ये जो मंत्री परिषद कहा जाता है वो ये पूछा जाता है, बताइए मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होते हैं उसके बारे में बताइए। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल तरीके से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, मंत्री परिषद याद रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें मंत्री परिषद की तो आपने सुना होगा मंत्री परिषद के अंदर आपका आ जाएगा कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है, राज्य मंत्रालय जो राज्य मंत्री आप सुनते होंगे, ठीक है, और उसके बाद एक होता है उप मंत्री। तो तीनों मंत्री परिषद के अंदर ही आता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, राज्य मंत्रालय और उप मंत्री। तो ये तीनों आपका मंत्री परिषद में आता है। और अगर मंत्रिमंडल आपने सुना होगा, कैबिनेट सुना होगा, तो पीएम, ये देखिएगा पीएम और प्लस कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है इन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है, जो कि मंत्री परिषद के अंदर ही है। याद रखिएगा पीएम जो कि वास्तविक हेड होता है मंत्री परिषद का, और मंत्री परिषद का हेड, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री, और कुछ गिने चुने जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। याद रखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को मंत्रालय दिया जाता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब जो मंत्रालय होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे राष्ट्रपति की सहायता करने तथा राष्ट्रपति को ही सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस बात का प्रावधान है वो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के सेक्शन 1 में करी गई है। याद रखिएगा कहा जा रहा है कि देखिए राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये आपके कौन से अनुच्छेद में, तो उस बात को याद रखेंगे अनुच्छेद 74(1) में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किस प्रकार से। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अच्छा, बर्खास्त भी कैसे करेंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या फिर सलाह या जो भी कहें रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा। और ये जो है ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 75 में क्या है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है जो कि मंत्री परिषद का वास्तविक हेड होता है। और अनुच्छेद 75 के सेक्शन 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 75 के अभी ऐसे ही जान लीजिए, इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं। अनुच्छेद 75 के सेक्शन 3 में क्या होता है कि जो आपका राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये हमने बताया था। और ये किस अनुच्छेद में बात करी गई है, अनुच्छेद 75 के सेक्शन 3 में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्री परिषद 74 में, मंत्री परिषद किस में है भाई साहब, 74 में है, अभी हमने कहा। और 74 के सेक्शन 1 में कहा गया है कि देखिए मंत्री परिषद तो हमने बात कर लिया 74 में, लेकिन उसके एक सेक्शन में कहा गया है कि इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा कौन, प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। इस बात की जानकारी आपको पहले से है, ठीक है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री के पद की अवधारणा अनुच्छेद 75 में है, ठीक है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इस बात को हम समझते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि उन्हें निर्वाचित किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सहायता कौन निर्धारित करता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद का पद
और सदस्यता सदस्यता कौन निर्धारित करेगा भाई साहब? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना रेजिग्नेशन लेटर भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। शपथ भी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर करी जाती है। बिल्कुल यहां से क्रिस्टल क्लियर है। अब आगे चलिए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच अगर आपने पीछे के लेक्चर्स को देखा होगा तो आप इन सब बातों को जानते होंगे कि 1975 से 77 के बीच भारत में इमरजेंसी लगा था। उसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री। चलिए एक बार देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भाई साहब जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 लगभग 20 साल, मतलब 17 साल तक इन्होंने क्या किया रहा भाई साहब? इन्होंने राज करा। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री, और ये कार्यवाहक थे, याद रखिएगा, कार्यवाहक यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री 11 से 24 जनवरी। कुछ दिनों के लिए जब प्रधानमंत्री का पद खाली है तो किन्हीं को तो उनका पद संभालना होगा, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का तो पद अभी नहीं है, लेकिन हाँ, गुलजारी लाल नंदा याद रखिएगा। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक रही। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी फिर आई थी 1980 से 84 में, ठीक है। और उसके बाद राजीव गांधी है, वीपी सिंह है और चंद्रशेखर, एक बार देख लीजिएगा इसे। उसके बाद ये 17वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो मनमोहन सिंह, और 18वें नंबर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब यहां पर देखिएगा, तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका अगर क्रम देखा जाए तो ये 18वें नंबर के हैं। लेकिन अगर पर्सनली इनके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए कि कौन से नंबर के व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू तो पहले थे, गुलजारी लाल नंदा आपको 2 बार दिख जाएगा, इंदिरा गांधी 2 बार दिख जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक बात है। निम्न में से किसने 1979 में 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो यहां से एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा, बस आपको देख लेना है। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई के बाद कौन है? तो चरण सिंह है। मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह है, तो यहां पर हो जाएगा चरण सिंह, ठीक है। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1978 में मोरारजी देसाई, और इसके बाद आए चरण सिंह, ठीक है। यह याद रखिएगा, 1978-79 की बात है। अब देखिए, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये तो हमने देखा हुआ है, 30 साल, ठीक है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? तो देखिए, सेवानिवृत्त रिटायर होने की कोई उम्र सीमा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, मिनिमम 30 साल होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा के चुनाव के पात्र के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। हमने राज्यसभा लोकसभा में देखा था। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हेल्ड? तो ये हुआ था 1962 में। वर्ष 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकते हैं? इसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। बस ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात करी गई है। अब देखिए, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति जिम्मेदार होती है? तो मंत्रियों की परिषद जो है केंद्र सरकार में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे देख लीजिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किन्हें इस्तीफा देना पड़ता है? तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया भाई साहब, तो जो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मंत्रिपरिषद यानी कि जो भी पार्टी उस टाइम पे राज कर रही है, जो भी पार्टी को चुन करके भेजा गया है और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद का जो हेड प्रधानमंत्री है को मिला करके पूरे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है
अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक शब्द है या फिर इसका जो इसका क्या कहते हैं कि उल्लेख संविधान में किया गया, भारतीय संविधान में, तो आप कहेंगे नहीं, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि लोकसभा के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके रूल नंबर 198 में 198 में इस बात का चर्चा किया गया है अविश्वास प्रस्ताव का। एक बार राहुल गांधी साहब जो है प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन वही खुद अपने मतलब छोड़िए क्या बोले, इसमें नहीं हो पाया था पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा करी थी। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो वो 1999 में तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, इस बात को आप याद भी रखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? इन 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 हुज कंसल्टेशन डज द प्रेसिडेंट कंसीव एंड प्रोरोग ऑल सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो ये प्रधानमंत्री की ही सलाह से परामर्श से करते हैं, इस बात की जानकारी आपको होगी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मुरारजी एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये होम मिनिस्टर भी थे, इसे भी याद रखिएगा। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो ये थे चंद्रशेखर, याद रखिएगा चंद्रशेखर। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी। याद रखिएगा इस बार चंद्रशेखर को। ठीक है, अब देखिए, निम्न में से कौन राजनेता 1986 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो ये थे आपके बूटा सिंह। बूटा सिंह 1986 से 89, 86 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। देखिए, मंत्रिमंडल की हमने बात करी थी ना, एक मंत्रिपरिषद और एक मंत्रिमंडल। ठीक है, तो देखिए, मंत्रिपरिषद में आपका सब आ जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, और आपका पीएम है। पीएम, कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद आपका राज्य मंत्री, उप मंत्री, सब आ जाएगा मंत्रिपरिषद में। लेकिन अगर कैबिनेट और पीएम, पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब कि जिसको अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। अच्छा, इस मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था। याद रखिएगा, इस मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इस बात को क्या उल्लेख किया गया संविधान में, मंत्रिमंडल का। याद रखिएगा मंत्रिमंडल का। ठीक है, और मंत्रिमंडल का जो साइज है वो मंत्रिपरिषद से ऑब्वियस है कि छोटा होगा, क्योंकि इसमें पूरा आ जाता है, इसमें केवल पीएम प्लस कैबिनेट होता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की बात यहां पर समझ लीजिएगा कि मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री कौन थे? बूटा सिंह। याद रखिएगा राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री सनमुखम शेट्टी थे। सनमुखम शेट्टी। ठीक है, अब देखिए, मनोहर पर्रिकर जो थे ना भारत भाई साहब, तो ये जो मनोहर पर्रिकर थे, ये यहाँ पर 2017 की बात करी है। ऐसे तो मनोहर पर्रिकर साहब अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, इनका देहांत हो चुका है। मनोहर पर्रिकर साहब एक बहुत ही कर्मठ योग्य नेता थे। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे। तो मनोहर पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री थे उस टाइम पर, लेकिन अभी रक्षा मंत्री तो है नहीं ये। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन, अभी तो राजनाथ सिंह है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने इस पद पर 27 मई 1964 तक आसीन थे। तो वर्तमान में विदेश मंत्री तो एस जयशंकर हैं। ठीक है, अब देखिए, एकात्मक सरकार में, एक मिनट इसे मिटा लेते, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति, समस्त ताकत, अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ केंद्रीय सरकार। याद रखिएगा, एकात्मक सरकार में समस्त पावर केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। एकात्मक शासन में शक्तियों का प्रयोग एक ही स्थान से होता है। एकात्मक शासन में संपूर्ण देश में एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका होती है।
एकात्मक देशों में भी स्थानीय सरकारें होती हैं, परंतु उन्हें शक्तियाँ केंद्र की सरकार द्वारा दी जाती है। आप ये बताएँगे कि भारत में एकात्मक है, भारत की जो आप राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं, ये एकात्मक है या फिर संघात्मक आप बताइएगा, ठीक है? चलिए, अब कहा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री निम्न में किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? किन यूनिट्स के जो है भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो मुखिया वो हेड होते हैं। तो इससे आप देखेंगे नीति आयोग के हेड तो भारतीय प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के हेड भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल राष्ट्रीय एकता परिषद भारतीय प्रधानमंत्री और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के जो नेता होते हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ तीनों हैं। भारत के प्रधानमंत्री निम्न निकायों मतलब जो बॉडीज़ हैं जो यूनिट्स हैं उनके मुखिया होते हैं, याद रखिएगा नीति आयोग, पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विज्ञान विभाग साइंस डिपार्टमेंट और भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जनसंख्या नियंत्रण और राष्ट्रीय आयोग, इन सब डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं आपके प्रधानमंत्री। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो योजना आयोग जो कि पहले योजना आयोग था, नीति आयोग को कहा जाता था ना, तो नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात को हम जानते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अवशिष्ट मामले देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 248 के अनुसार भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया। इसके तहत संसद ऐसे विषयों पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो अगर देखिएगा संविधान के अनुसूची 8 में किस बात का जिक्र किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं तो। चलिए, अब देखिए हम करेंगे न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी को करेंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो जुडिशियरी की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को लेकर के भी बात करी गई है, ठीक है। अच्छा, भारत का जो न्यायपालिका सिस्टम है वो कैसा है? एकीकृत है यानी कि यूनिटरी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भारत का न्यायपालिका सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम कैसा है? तो आप कहेंगे एकीकृत है। किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान के पार्ट 5 में आपसे पूछा जाए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक किस बारे में बात करा गया है? तो न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात भारतीय संविधान के भाग 5, फिर से एक बार सुनिएगा, भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। अच्छा, आपको इसके इतिहास के बारे में भी पता होगा कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर नियम बनाना स्टार्ट किया, जब वो व्यापारिक शक्ति से बढ़ के अब प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेने लगे, प्रशासनिक यहाँ के व्यवस्था में भी, राजनीतिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होगा। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि कलकत्ता में एक न्यायालय की बात करी गई थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 1773 की बात। तो वो जो कलकत्ता की बात थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायपालिका, जो अभी आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं ना, इस न्यायपालिका की बात कब करी गई है? तो वो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायपालिका की बात करी गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे हम देख लेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये भी याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भारत में जो भी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को भी लागू किया गया था पूर्ण रूपेण, ठीक है। तो ये हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए इसे हम देखते हैं एक एक करके प्रश्न से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है।
भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की बात हमने क्या कहा कि 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन से पार्ट में, तो भाग 5 में पहले ही पार्ट अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसकी बात करी गई है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम, याद रखिएगा, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो अंतिम अधिकार है, जो अंतिम अथॉरिटी है, कौन है भाई साहब, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा तो अनुच्छेद 124, याद रखिएगा इस बात को। अब अनुच्छेद 124, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए आगे देखते हैं। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो चलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत, 124 के तहत, याद हो गया होगा अभी तक आपको। और अनुच्छेद 124 के, अनुच्छेद 124 के सेक्शन 3 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 के सेक्शन 3 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी, वो किस अनुच्छेद में बात करा गया है, तो अनुच्छेद 124 के ही सेक्शन 3 में इस बारे में बात करा गया है कि देखिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उसका क्या योग्यता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो, या फिर कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। क्या 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 योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज रहा हो, या कम से कम 10 साल के लिए हाई कोर्ट में वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में योग्य होना चाहिए। हाँ, योग्य वो लॉयर है, योग्य कानून को जानने वाला है, योग्य राष्ट्रपति के नजर में होना चाहिए। तो ये योग्यताएं होती हैं। तो याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, तो वो 10 वर्षों के लिए अनिवार्य है, मतलब कि वहां पर वो वकील के रूप में काम करे, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब मूल संविधान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करी गई, तो उस समय जो गठन हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की, तो उसमें जो यहाँ पर था, एक सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होगा और 7 उसके साथ अन्य जज होंगे, यानी कि 8 जजों की यहाँ पर क्या करी गई थी, नियुक्ति करी गई थी। याद रखिएगा, मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की बात करी गई थी, तो एक मूल जो मेन जज था और 7 अन्य उसके साथ जजेज, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, अभी इस टाइम पर जो जो जज हैं, जो जजों की संख्या है वर्तमान समय में, वो क्या है, एक न्यायाधीश है, एक मेन न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मेन न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 34 न्यायाधीश वहां पर काम कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के सेक्शन 2 में इसकी बात करी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो जजेज हैं, उसकी नियुक्ति किनके द्वारा करी जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां तक तो हमने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, तो ये कौन थे भाई साहब, ये थे आपके जस्टिस रामास्वामी। कौन थे, जस्टिस रामास्वामी। देखिए, जस्टिस वी रामास्वामी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। और एक जज आपको याद है, एलिजा इम्पे, ठीक है। इनके खिलाफ एलिजा इम्पे जो थे, इन्होंने भी गलत किया था कुछ, याद है, नंद कुमार ब्राह्मण एक करके। फिर उसके बाद उस समय जो जनरल उस समय गवर्नर जनरल थे, उन सबको आप याद कीजिएगा, हमने अच्छे से सबके बारे में चर्चा किया हुआ है। चलिए, निम्न में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन सा अनुच्छेद, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 140।
अब यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि ये जो आर्टिकल 140 है, जिसमें कि अनुषंगी शक्तियों के बारे में बात करी गई है, एंसिलरी शक्ति के बारे में बात करी गई है, तो ये शक्तियाँ कौन-सी होती है? सुप्रीम कोर्ट की ये कौन-सी शक्तियाँ हैं, जिसके बारे में बात करी गई है? देखिए, एक ऐसी शक्तियाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पावर्स हैं। उसके अलावे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक है। उसके बाद लोगों को मौलिक अधिकार ठीक से मिल पा रहा है कि नहीं, उसका भी संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब पावर तो इसको है ही। साथ ही साथ अगर भारत का संसद, भारतीय संसद, पार्लियामेंट चाहे कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ और एडिशनल पावर दिया जाए, कुछ और अलग से पावर दिया जाए, जिसका उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट लोगों के कल्याण के बारे में बात कर सके, तो उस टाइप के पावर्स को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुषंगी पावर कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 140 में बात कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स के बारे में बात कर ले, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 131 में 131 में कहा गया है भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मूल अधिकारिता के बारे में, ठीक है। मूल अधिकारिता के बारे में कि इसे क्या-क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या-क्या मौलिक अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 131 में है। उसके बाद रीट के बारे में लेकर अधिकार है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को रीट को लेकर के अधिकार प्राप्त है। इसको 5 टाइप के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है किसे? सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद एक याद रखिएगा अनुच्छेद 129 इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। क्या? अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाता है तो उसके नीचे वाले जो कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे और भी अदर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो उन्हें उस नियम को मानना होगा। इस टाइप की बात यहाँ पर अभिलेख न्यायालय के लिए करी गई है। उसके बाद भारत का सबसे ऊपर जो अपीलीय जो कोर्ट है वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात नहीं बने तो हम कहां जाते हैं? उसके ऊपर वाले कोर्ट में। वहां से बात नहीं बने, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां से नहीं बात बने तो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आगे आप कहां जाइएगा, है ना? तो सबसे बड़ा अपीलीय जो कानून कोर्ट है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि अगर किसी भी कारण से लगे सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे द्वारा दिया गया कोई जजमेंट जो है वो किसी तरह से इस पर जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए, तो करके फिर से उस पर जजमेंट दिया जा सकता है। और कुछ जो शक्तियां हैं, जैसे कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है, संविधान के व्याख्याता, मतलब संविधान को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है या फिर संविधान को प्रोटेक्ट करता है, तो कौन? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छा, देखिए क्या कहा जा रहा है कि किन को 18 नवंबर 2019 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ये 2020-19 की बात है। तो उस समय शरद अरविंद बोबड़े जो थे, बोबड़े साहब, ये कौन थे? ये थे आपके 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, एस.ए. बोबड़े, ठीक है। और अभी रिसेंट टाइम में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 32, ये तो हम जानते हैं रीट्स के बारे में। किस अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के जो संवैधानिक उपचार का अधिकार हमने कहा था ना। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार किनके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द, तो किनके ऑर्डर के बिना? तो ये तो सब जानते होंगे कि राष्ट्रपति के ऑर्डर के बिना, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। चलिए, वही है। अब चलिए, कहा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा? तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट कलकत्ता वाला। याद रखिएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। अच्छा, 1861 में कौन गवर्नर जनरल था भारत में? याद रख बताइएगा, ठीक है। 1857 के बाद जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1861 में किसके समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में जो है कि ये
ये नियम जो आया था, उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, ये हमने गवर्नर जनरल वाले क्लास में कराया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, जो कोर्ट की स्थापना करी गई थी कलकत्ता में सबसे पहले। कब करी गई थी? 1 जुलाई 1862 को, ठीक है। यहाँ पर अब हम सुप्रीम कोर्ट से हटकर हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, उनका शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कब तक? तो 65 साल की आयु तक। त्यागपत्र किन्हें देंगे? राष्ट्रपति को। अच्छा, उसको हटाया कैसे जा सकता है? एक तो कदाचार में अगर पाया जाए कि संविधान की अवहेलना करा गया है, या फिर वो असमर्थ हो उसमें, तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट क्या जो भारतीय संविधान के पार्ट 6 में, याद रखिएगा, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है, और पार्ट 6 में यानी कि भाग 6 में हाई कोर्ट की बात करी गई है। और ये कब कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 214 से 221 तक भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 214 से कहां तक? अनुच्छेद 221 तक। ये सब सारी बातें याद रखेंगे। क्या है बात? हमने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद के आर्टिकल 214 से 221 तक उच्च न्यायालय को लेकर के बात करी गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे याद रख लीजिएगा, क्या क्या है। एक तो 214 कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, इसकी बात करी गई है अनुच्छेद 214 में। राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214। अच्छा, हाई कोर्ट के गठन को लेकर कि उसकी स्थापना कैसी होगी, उनका गठन कैसे होगा, इसको 216 में बात करी गई है। और अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्या? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह बात किस आर्टिकल में कहा गया है? 231 में कहा गया है। तो याद रख लीजिएगा, 214 राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, उसके गठन 216, 231 में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट, एक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट के बारे में बात करा गया है कि 231 में, ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्रपति के और हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, जजों की संख्या कितनी होगी, वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। अच्छा, अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है अनुच्छेद 217 में, आर्टिकल 217 में। अच्छा, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा बात कि 10 साल वो जज रह चुका हो, और 10 साल हाई कोर्ट में 10 साल वो जज रह चुका हो, ठीक है, 10 साल जज रह चुका हो, और 10 साल हाई कोर्ट में उन्हें वकालत का अनुभव हो, तो वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक हैं, एलिजिबल हैं। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? क्या राष्ट्रपति? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अच्छा, त्याग पत्र किसे देगा? हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? पूछा जाए तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। भले शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर अपना किन्हें देंगे? ये राज्यपाल को ही देंगे, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट राज्य सरकार से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222, इसमें क्या लिखा गया है? एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में जो स्थानांतरण होगा, भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य के अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। जबकि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक
12 से 35 तक क्या है? भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करा गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सब तो हमने देखा हुआ है। भाग 5 संघ से संबंधित है और अनुच्छेद 228 जो है, ये कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण राज्य सरकार से संबंधित है, तो ये सब आप देख लेंगे, कोई बहुत ये नहीं है। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 228 228 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट डील्स विथ, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है राज्य सरकार से। ठीक है, ये तो हाई कोर्ट की बात है तो राज्य सरकार से है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है ये संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। न्यायिक समीक्षा मतलब कि जुडिशियरी रिव्यू करेगा कि कोई भी संसद के द्वारा जो भी कानून लाया गया है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तो ये जो है ये न्यायिक समीक्षा इस बारे में बात होता है। ठीक है, चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। जैसे कि हमने कहा था ना कि अभिलेख न्यायालय के बारे में हमने बात करा था कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होने का शक्ति दिया गया है आर्टिकल 129 के तहत। ठीक है, 29 के तहत। अब चलिए भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ये अभी हमने देखा उच्चतम न्यायालय है सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा होगी? तो ये अनुच्छेद 348 के सेक्शन 1 में बात करी गई है। इसकी अनुच्छेद 348 के सेक्शन 1 में इस बात की बात करी गई है कि जो देश के सभी हाई कोर्ट के लिए अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। देश के सभी हाई कोर्ट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी है। और ये किस अनुच्छेद में बात करा गया है? ये करा गया है 348 के सेक्शन 1 में, 348 के सेक्शन 1 में करा गया है। ठीक बात है, चलिए अब देखिए निम्न में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी? तो ये हमने अभी देखा था 1773 में बात करी गई थी। लेकिन 1774, अगर 1774 होता ना तो आप 1774 मारेंगे, क्योंकि 1773 में इसका प्रावधान लाया गया था और 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो ये हमने देखा ना 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम क्या है? तो देखिए भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, इस तरह से है। ठीक है, उन प्रथम महिला का नाम बताइए, महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो ये आपका लीला सेठ है। लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जो इस पद पर 5 अगस्त 1991 से 19 अक्टूबर 1992 तक रही। साथ ही लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश भी थी, जो इस पद पर 25 जुलाई 1978 से 80 तक रही। और न्यायमूर्ति लीला सेठ का निधन 5 मई 2017 को हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर मीरा कुमार है, अंजू जॉर्ज है, ये सब किस लिए फेमस है, इसको स्टैटिक जीके में हमने करवाया था, एक क्लास देखिएगा उसका। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ है। चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन है? तो अभी हमने देखा लीला सेठ है भाई साहब। चलिए, अब देखिए कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भारत में केरल राज्य में स्थित है, क्योंकि लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट की अधिकारिता में आता है। ठीक है, लक्षद्वीप, इसके बारे में हमने बात करा था ना कि एक से दो राज्य के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बात करी गई है? अनुच्छेद 231 में इसकी बाबात करी गई है। इसके बारे में हमने बात करा था, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि लक्षद्वीप जो है किसके आधिकारिक क्षेत्र में आता है? तो केरल हाई कोर्ट के। ठीक है, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो ये करा गया था कहाँ पर? 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना पहले कहाँ करी गई थी? तो ये करा गया था मद्रास में। ठीक है,
यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना पहले मद्रास में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत करा गया था। अगर यहाँ कलकत्ता होता तो आप कलकत्ता मारते, लेकिन कलकत्ता में से बाद में उसके बाद मद्रास ही सबसे सही होगा यहाँ ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालय मतलब कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उसका सुपरविजन किनके द्वारा किया जाता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है? तो देखिए, आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना। देखिए, कहा जा रहा है निम्न में एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं। लोक अदालत के लक्ष्य क्या-क्या हैं? तो एक देखिए, कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना लोक अदालत के लक्ष्य हैं। मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना ये लोक अदालत के लक्ष्य हैं, और लागत और देरी को न्यूनतम करना ये लोक अदालत के लक्ष्य हैं। बल्कि आम आदमी के हाथों में सुशासन का करने का अधिकार सौंपना ये लोक अदालत के लक्ष्य नहीं है। लोक अदालत जो है हैव बीन क्रिएटेड अंडर, किसके अंडर बनाई गई है लोक अदालत? तो याद रखिएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत लोक अदालत बनाई गई है। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाया गया है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये हो गया लोक अदालत को देख करके। अब हम आगे जो है हाई कोर्ट के बाद जो भी जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसे कवर करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट को पहले थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। एक तो हमने क्या देखा, हाई कोर्ट का बात करा गया भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 221 तक, इतना हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि न्यायाधीश की संख्या किस पर निर्भर करती है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उसकी नियुक्ति किनके द्वारा करी जाती है। हाई कोर्ट के जजों का योग्यता क्या होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज का शपथ कौन दिलवाता है। इनका कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देंगे। हाई कोर्ट का जजों को हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, ठीक है। और इनका जो ट्रांसफर करा जाएगा वो किनके द्वारा करा जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा करा जाएगा, ठीक है। तो ये सब है और इनके पावर्स के बारे में बात करा गया है। और आप एक देख लीजिएगा, अभी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर आप जिस भी राज्य में हैं उस राज्य के हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंट टाइम में कितने हाई कोर्ट हैं पूरे भारतवर्ष में, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और वो हाई कोर्ट कहां पर है, उस राज्य का हाई कोर्ट कहां पर है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इतना देख लिया तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी एसएससी का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो हम आपके लिए, जैसा हमने कहा था कि पूरा बुक हम कवर करेंगे, बिल्कुल हम पूरा बुक कवर करेंगे। अभी जो स्टैटिक जेके वाला परंपरागत जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो, ये तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, बल्कि परंपरागत सामान्य ज्ञान का वीडियो अलग से आएगा, ठीक है? जिसमें हम उधर केवल स्टैटिक जीके को घटना चक्र वाली बुक से कवर करेंगे। और हम जब डिटेल में करेंगे, जो भी ऑप्शंस आएगा उसको भी देखेंगे, उसके फैक्ट्स को भी देखेंगे, तो फिर स्टैटिक जीके से कोई सवाल नहीं छूटेगा और जो इधर चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको क्या करना है, हमारा मोटिवेशन जो है हाई करके रखना है। हमारा मोटिवेशन कैसे हाई होगा, हम कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो आपके ऊपर है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, आपके फीडबैक के ऊपर, आपके कमेंट, लाइक, शेयर और आपके सब्सक्राइब करने के ऊपर हमारा मोटिवेशन है। क्योंकि हमें मोटिवेशन जब ही आएगी जब हमें लगेगा कि हमारा मेहनत रंग ला रहा है बच्चों के ऊपर। तो आप ज़रूर ये सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।